आज यानी कि 14 जून से दिल्ली की अनलॉक की तीसरी किश्त की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में आज से लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरोना के केसेस गिरने की वजह से दिल्ली में आज से तमाम चीजें खोल दी गई हैं। हालांकि कई जगहों पर यह अनलॉक शर्तों के साथ है। आइए आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में क्या क्या अनलॉक होने जा रहा है। मॉल्स अनलॉक होंगे। मॉल्स इससे पहले भी अनलॉक थे, लेकिन शर्तों के साथ सभी दुकानें अब खोल दी गई हैं। पहले ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली गई थी, अब सभी दुकानों को इजाजत है सुबह 10 से रात 8 बजे तक। उसके अलावा सैलून खोल दिए गए हैं, ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए, लेकिन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और साथ ही तमाम एहतियात बरते जाने की हिदायत दी गई है। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं। निजी दफ्तर 50% क्षमता और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खोले गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि मेट्रोज और बसेस को भी खोल दिया गया है। अनलॉक 2 में हमने देखा था मेट्रोज को खोला गया था 50% क्षमता के साथ, और अब भी ये अनलॉक 3 में जारी रहने वाला है। साप्ताहिक बाजार खोल दिए गए हैं गाइडलाइंस के साथ। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी में 2 सवारी के साथ इजाजत दे दी गई है, यानी कि अब इन्हें भी चलाया जा सकता है। धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की इजाजत नहीं है। इसके साथ ही मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में टेक अवे अलाउड है। और क्या क्या नहीं खुला है ये भी आपको दिखा देते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, इन तमाम जगहों को अभी भी लॉक रखा गया है। यहां पर कोई रियायत नहीं दी गई है। सामाजिक, राजनीतिक सभाएं, सांस्कृतिक, धार्मिक जमावड़ा, बैंक्वेट हॉल्स, इन सबको बंद रखा गया है। एंटरटेनमेंट पार्क, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पा, ये अब भी बंद है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और साथ ही तमाम कोचिंग सेंटर्स को भी बंद रखा गया है। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। 10 बजे से 9 बजे से 5 बजे तक काम करेंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की। जितने मार्केट्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल्स हैं, वो अब पिछले हफ्ते ऑड इवन था, कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं 10 बजे, लेकिन 10 बजे से 8 बजे तक शाम को। और जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% सीटिंग कैपेसिटी पे काम करेंगे। जो वीकली मार्केट्स है वो अलाउ की जा रही है, लेकिन एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट अलाउ की जाएगी। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, बहुत सारी चीजों पर अनलॉक 3 में सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये, अगर आप 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स खोलते हैं तो इसे इंश्योर कौन करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा कि वहां पर सिर्फ 50% लोग मौजूद हैं, जबकि ज्यादातर बिजनेस रात में आता है। 8 बजे इन रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो तमाम दुकानें खोली गई हैं, पहले ऑड इवन के हिसाब से खोली गई थी, अब सभी दुकानें खोल दी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन हो, इसे दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी या फिर क्या इंतजाम किए गए? देखिए, सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो न सिर्फ दिल्ली पुलिस पर रहेगी, बल्कि जो वहाँ के इलाके यानी जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन आपने वाजिब सवाल उठाया है कि एक साथ लगभग एक हफ्ते पहले तक आपने इवन ऑड के सिस्टम से खोला गया था, लेकिन अब कैसे, अगर पूरी तरह से दुकानें खोल दी जाएंगी, जैसे पीछे मेरे मॉल है, अगर ये मॉल है यहाँ पर सारी दुकानें 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक खुली रहेंगी, तो आमतौर पर ऐसी ही जगह होती है जहाँ पर जो संक्रमण है वो फैलने की गुंजाइश सबसे ज्यादा हो जाती है। तो 10 बजे से 8 बजे तक तो समय रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ आपने अगर सुना होगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तो उन्होंने एक राइडर लगाया था कि ये 1 हफ्ते करके हम देख रहे हैं, अगर इसमें संक्रमण दर बढ़ती है तो फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक ये लोगों को डराया जा रहा है, कम से कम ये कह के कि अगर आपने नहीं फॉलो किया तो जो आर्थिक गतिविधियां खोली गई हैं, लोगों को देखते हुए, उनकी नौकरी, उनके पेशे को देखते हुए उस पर लगाम लगाया जा सकता है दोबारा। तो अगर इस चीज से बचना है कि लॉकडाउन ना हो, सब कुछ यथास्थिति बनी रहे, तो आप कोरोना के साथ साथ जो उसके साथ
कई सारे संयम है वो भी बरतें। अगर आप असंयमित होते हैं, आपकी वजह से अगर कोरोना बढ़ता है तो फिर दोबारा वही स्थिति होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेहा, वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी मेट्रो सिर्फ 50% बैठने की कैपेसिटी से, यानी खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठ भी 50% लोग सकते हैं। बसों में भी 50% सिर्फ लोग बैठ सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इतना सब कुछ आपने खोल दिया, लोग आवाजाही कैसे करेंगे, लोगों के आने के लिए कोई सुविधा कैसे रखी गई है? तो ये एक मुश्किल है। प्राइवेट गाड़ियां बढ़ेंगी, जाम बढ़ेगा सड़कों पर, तो ये मुश्किल आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि हम जाएं कैसे। मेट्रो में अगर आप बैठने की जगह ही दे रहे हैं, आधी खड़े होने की जगह नहीं है, तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह आएंगे क्या? बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा और ये खरीदारी हुई महज 5 मिनट में। इसे यूं समझिए कि जो जमीन 5 मिनट पहले 2 करोड़ की थी, वो 5 मिनट बाद ही 18 करोड़ की हो गई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। राम की नगरी इंतजार में है कि कब सरयू की लहरों में चमकेगा राम मंदिर का अक्स। लेकिन इस इंतजार के बीच बहुत कुछ है, बहुत कुछ घट रहा है और सियासी हलकों में बढ़ रहा है। इस बार फिर से अयोध्या की गलियों से राजनीति की लहर उठी है, मगर इस बार इस लहर के केंद्र में राम मंदिर नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट है और ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के आरोपों की चादर पड़ी है। इस बार जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार का दावा किया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी और महज चंद मिनटों में ही पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। सवाल सिर्फ 5 मिनट में जमीन के दाम में करोड़ों के हेरफेर का नहीं है। सवाल ये भी है कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। दस्तावेजों का हवाला देकर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाने वाले संजय सिंह भी पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की कर रहे हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के यही गंभीर आरोप पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी लगाए हैं। जब बैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही घोटाले के इन आरोपों पर ट्रस्ट अपनी बात सामने रखेगा ताकि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर सियासत की सच्चाई सामने आ सके। संतोष कुमार, अयोध्या, आज तक। और इस पूरे मामले पर राम मंदिर न्याय तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी है। दरअसल चंपत राय के मुताबिक इसे राजनीतिक आरोप समझा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए असंख्य लोग आने लगे थे। यूपी सरकार के सर्वांगीण विकास के लिए बड़ी मात्रा में भूमि खरीदी गई। इस कारण अयोध्या में एकाएक जमीनों के दाम बढ़ गए। जिस भूखंड पर अखबारी चर्चा चलाई जा रही है वो भूखंड रेलवे स्टेशन के पास प्रमुख स्थान है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अभी तक जितनी भी भूमि क्रय की है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम पर खरीदी है। जो राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार करा रहे हैं वो भ्रामक है, समाज को गुमराह करने के लिए हैं और संबंधित व्यक्ति राजनीतिक हैं, अतः राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हैं।
आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूँ, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है लखनऊ से लेकर यहाँ तक जानकारी हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। अब आपको दिखाते हैं दरअसल ये पूरा विवाद है क्यों, किस वजह से इस पूरी जमीन की कीमत को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। 2 करोड़ कीमत थी 18 मार्च 2021 को और यही कीमत 5 मिनट बाद बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त अयोध्या से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, किस तरह की दलीलें अब दी जा रही हैं? अचानक से 10 गुना कीमत बढ़ जाती है जमीन की, वो भी महज 5 मिनट में। देखिए, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कुछ गंभीर आरोप ट्रस्ट पर लगाए हैं जमीन को लेकर। उनका कहना है कि घोटाला हुआ है अयोध्या में। जो जमीन 2 करोड़ की थी वो मिनटों में 18 करोड़ की लगभग कैसे हो जाती है। आपको मैं बता दूं, कुसुम पाठक और हरीश पाठक से जमीन जो है 2 प्राइवेट परचेजर्स द्वारा खरीदी जाती है। जमीन का हालांकि प्राइस कुछ 5 करोड़ अराउंड होता है, उसको 2 करोड़ में खरीदा जाता है। पर सवाल यहाँ पर उठता है कि वही 2 करोड़ की खरीदी जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी जाती है। और जो गवाह हैं दोनों ही खरीदों में, पहली खरीद जो कि कुसुम पाठक से करी जाती है, हरीश पाठक से की जाती है, उसमें गवाह अनिल मिश्रा है जो कि एक जो है ट्रस्ट के मेंबर हैं। उसके अलावा जो है ऋषिकेश उपाध्याय हैं जो कि मेयर अयोध्या के हैं। यही दोनों गवाह दूसरी खरीद में भी है, यानी कि जो ट्रस्ट वाली खरीद है उसमें भी यही दोनों गवाह हैं, जिसमें जमीन जो है 18.5 करोड़ में खरीदी गई। इसके अलावा स्टैंप पेपर की अगर आप बात करेंगे, उसको लेकर भी जो दोनों पार्टीज के नेता हैं संजय सिंह और पवन पांडे, दोनों ने सवाल उठाए हैं कि स्टैंप पेपर में जो पहली खरीद है उसके स्टैंप पेपर की टाइमिंग बाद की कैसे है, यानी कि लगभग 5:527 PM की टाइमिंग सेकंड यानी कि कुसुम पाठक वाले केस की है। जो ट्रस्ट की खरीद की स्टैंप पेपर है जो ई स्टैंप के जरिए ऑनलाइन किया गया है, उसकी 5:21 यानी कि 5:21 की है, यानी कि 7-8 मिनट के पहले आपने दूसरी खरीद के स्टैंप पेपर कैसे खरीद लिए हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने जो है इसमें प्राइम मिनिस्टर से एक आग्रह किया है कि CBI और ED की जांच करें। जो चंपत राय की तरफ से बयान आया है उसमें यह कहा गया है कि चंपत राय ने कहा है कि मैं इस तरह के केसेस पहले भी झेलता रहा हूं और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने क्लैरिटी दी है कि रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है जो कि मंदिर को एक तरह से सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए, वास्तुशास्त्र को देखते हुए और जिससे कि आवागमन जो यात्रियों का है, जो भक्तों का हो, वो सुलभ हो पाए, उसको लेकर इस जमीन को एक तरह से बढ़ाने का प्रयास है, जिसके जरिए लोगों से जमीन ली जा रही है। समर्थ, तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसके बाद अब बात करेंगे कोरोना को लेकर हो रही लापरवाही की, क्योंकि शहर शहर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही लोगों की लापरवाहियां भी अनलॉक हो गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में वीकेंड लॉकडाउन पर पूल पार्टी मनाते हुए 61 लोग पकड़े गए। पुलिस की हिरासत में बैठे इन लोगों को पहचान लीजिए। इन्होंने कोई चोरी या डाका नहीं डाला है, लेकिन कोरोना काल में इन पर ऐसे गुनाह का आरोप है जिससे हमारी आपकी सबकी जिंदगी जुड़ी हुई है। लॉकडाउन से उबे ये लोग पूल पार्टी मनाने जमा हुए थे, लेकिन नोएडा की एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने इनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। ये युवक दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 135 स्थित एक फार्म हाउस में दावत करने पहुंचे थे। पूल पार्टी में लजीज व्यंजनों के साथ महंगी शराब से लेकर नशीले पदार्थों का पूरा इंतजाम था। पार्टी अभी शुरू ही हुई थी कि आबकारी विभाग के दस्ते के साथ नोएडा एक्सप्रेसवे थाना पुलिस धमक गई। पार्टी कर रहे 61 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें 16 लड़कियां और 45 लड़के हैं। पुलिस ने इनके पास से विदेशी ब्रांड की महंगी शराब और बियर के साथ भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। एक सप्ताह के भीतर एक्सप्रेसवे पुलिस ने इस तरह की तीसरी कार्रवाई की है। एक दिन पहले ही सेक्टर 135 के ही एक फार्म हाउस से पुलिस ने 14 लोगों को पार्टी करते गिरफ्तार किया था। नोएडा के फार्म हाउस में ये पार्टी ऐसे समय हो रही थी जब पूरे यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन था। पूल पार्टी के लिए संबंधित विभाग से कोई मंजूरी भी नहीं ली गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के लिए फार्म हाउस की ऑनलाइन बुकिंग की गई थी। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम 188 के तहत केस दर्ज किया है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि लोगों ने पिछले बुरे अनुभवों से भी कुछ नहीं सीखा है।
पहली लहर थमने के बाद जब देश अनलॉक हुआ था तब लोग इसी तरह बेपरवाह हो गए थे, जिसकी सजा देश ने दूसरी लहर के रूप में भुगती। हजारों लोग बीमार हुए, परिवार के परिवार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए और अब दूसरी लहर थमने के बाद एक बार फिर वही लापरवाही शुरू हो चुकी है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, नोएडा आज तक। नोएडा में हुई लापरवाही तो आपने देख ली, अब आपको मध्य प्रदेश के कटनी लिए चलते हैं। यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है। बीजेपी जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की बर्थडे पार्टी धूमधाम से यहां मनाई गई। वीडियो वायरल होने पर तहसीलदार ने नेता पर जुर्माना ठोक दिया। वाह क्या नजारा है। कौन कहता है कि देश में कोरोना चल रहा है। आतिशबाजी हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, मुंह मीठा किया जा रहा है, नेताजी की हैप्पी बर्थडे पार्टी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी हैं। 12 जून को इनका जन्मदिन था, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन को यादगार बना दिया। कटनी के बरगवां इलाके के मेन सड़क किनारे टेंट लगाकर मृदुल द्विवेदी की बर्थडे पार्टी धूमधाम से हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। नेताजी का मुंह मीठा किया जा रहा है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनको गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। वो सब कुछ हो रहा है जो एक आम बर्थडे पार्टी में होता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है जो कोरोना महामारी से जंग के लिए तय प्रोटोकॉल में होता है। जी हाँ, भीड़ में इन चेहरों को देख लीजिए। ज्यादातर चेहरों पर या तो मास्क नहीं है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए है। 2 गज की दूरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी हो गई, लेकिन हैरानी की बात देखिए, कटनी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अभी ऐसा कोई वीडियो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि ऐसा कोई वीडियो संज्ञान में आता है तो उसका परीक्षण करवाया जाएगा और जांच उपरांत यदि सिद्ध होता है कि कहीं भी नियमों की अवहेलना की गई है तो जो वैधानिक कार्रवाई है वो कराई जाएगी। खैर, नेताजी की बर्थडे पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया। सजा के रूप में तहसीलदार ने मृदुल द्विवेदी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तहसीलदार ने बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मृदुल द्विवेदी को तलब किया। बताया जाता है कि द्विवेदी ने अपनी गलती मान ली। इस मामले में द्विवेदी पर 10,000 रुपए का जुर्माना किया गया, जिसे रेड क्रॉस में जमा कराया गया है। साथ ही वीडियो में मौजूद सभी लोगों को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है वो अपना बर्थडे समारोह मनाया जा रहा था। संबंधित को नोटिस काट करके जो है नोटिस बुलाया गया जो है, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और तो गलती स्वीकार करने के बाद फिर 10,000 रुपये का अर्थदंड उनके ऊपर आरोपित करके रेड क्रॉस में जमा करवाया गया। बेशक कोरोना केस गिरने के बाद शहर अनलॉक है, लेकिन देश के हर शहर में अब भी कोरोना अनुकूल व्यवहार की गाइडलाइंस लागू हैं। ऐसे में हर किसी का फर्ज है कि वो अपनी सुरक्षा तो करे ही, अपने व्यवहार से दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा न बने। अमर ताम्रकार, कटनी आज तक। भारत में पिछले 2 महीने से औसतन हर दिन करीब 2,000 लोगों की जान जाती है, लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब एक विदेशी मैगजीन ने अपने लेख में दावा कर दिया कि भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 से 7 गुना ज्यादा हो सकता है। कोरोना से मौत के आंकड़े का असली सच क्या है? क्या जितनी मौतें बताई गई हैं, आंकड़ा उससे कई गुना ज्यादा है, या फिर मौत के आंकड़े पर बढ़ा चढ़ाकर दावे किए जा रहे हैं? इन सवालों पर बड़ा टकराव हो रहा है। मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन दी इकोनॉमिक्स में छपे एक लेख में भारत को लेकर बड़ा दावा किया गया है कि आधिकारिक तौर पर कोरोना से जितनी मौतें भारत में दिखाई गई, असल में उससे 5 से 7 गुना ज्यादा मौतें हुई होंगी। दी इकोनॉमिस्ट के लेख में यह दावा अमेरिका की वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर लेफलर के रिसर्च के आधार पर किया गया। इस रिसर्च को माने तो भारत में कोरोना से 20 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि कोरोना से मौत पर भारत का आधिकारिक आंकड़ा 3,70,000 है। लेकिन ये पहला लेख नहीं है, ये पहली इंटरनेशनल मैगजीन नहीं है जिसने भारत में कोरोना से मौत के आंकड़े पर वो दावे किए जिनसे बड़े सवाल उठ गए।
इससे पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अनुमान लगाकर दावा किया था कि भारत में कोरोना से मौतों को अगर बहुत कम भी माने तो भी कम से कम 6 लाख मौतें हुई है। और अगर इस अनुमान को कोरोना की बहुत भयानक स्थिति में देखें तो भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख तक भी हो सकता है। हैरान कर देने वाले ऐसे अनुमान और ऐसी रिपोर्ट को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है कि ये मनगढ़ंत अनुमान है। लेकिन इन विदेशी अनुमानों के साथ साथ देश में भी कई रिपोर्ट से मौत के सही आंकड़े पर सवाल उठ गए। इनमें एक रिपोर्ट तेलंगाना के बारे में स्टडी करके बताया गया था और इंश्योरेंस क्लेम को आधार बनाकर दावा किया गया था कि वहां कोरोना से कम 8,000 मौतों की कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने कोरोना से मौत के आंकड़े पर ऐसे सभी अध्ययन, ऐसे सभी दावे, अनुमान और अटकलों को सीधा जवाब दिया है। इकोनॉमिस्ट में छपे जिस लेख में 5 से 7 गुना मौत का आंकड़ा बताया गया है, उस पर सरकार ने ये कहा कि रिपोर्ट में मौत के आंकड़े का अनुमान लगाने के लिए जिन अध्ययनों को आधार बनाया गया वो मृत्यु दर तय करने का वैध टूल नहीं है। किसी भी देश में इस तरह की महामारी के आंकड़ों का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए ये सब दावे काल्पनिक है और भ्रम फैलाने वाले हैं। इसके अलावा जिन रिपोर्ट में मौत के असली आंकड़ों को इंश्योरेंस क्लेम के सहारे बताया गया, उसका भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मौत के आंकड़ों पर भ्रम फैलाने वाले दावों में उन एजेंसियों के डेटा का इस्तेमाल किया गया जिन एजेंसियों को पब्लिक हेल्थ से जुड़े रिसर्च का कोई अनुभव नहीं है। यानी सरकार का सीधा यही कहना है कि मौत के आंकड़ों पर कोई कितना भी बढ़ाकर अनुमान लगाए, लेकिन इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सरकार का दावा है कि कोरोना के आंकड़ों पर पूरी पारदर्शिता है, मौत के आंकड़े में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए आईसीएमआर और WHO की गाइडलाइन का पालन होता है। राज्यों से आने वाले डेटा का जिलेवार अध्ययन किया जाता है। जहां मौत के आंकड़े लगातार कम दिखते हैं, वहां फिर से जांच करने को कहा जाता है। अब मौत के कई गुना बड़े आंकड़े के बड़े बड़े दावे भले ही सही न हो, लेकिन ये बात तो सच है कि कई राज्यों में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आ चुकी है। जैसे बिहार ने दूसरी लहर में हुई मौतों में अचानक 72% पुरानी मौतें जोड़ी थी। उत्तराखंड ने 922 पुरानी मौतों को रिकॉर्ड में जोड़ा है। 1 मई से अब तक महाराष्ट्र में करीब 9,000 अतिरिक्त मौतें जुड़ चुकी हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यूपी समेत कम से कम 6 राज्यों ने मई के महीने में मौत के नए आंकड़े दिए हैं और इनमें करीब 20,741 मौतें जोड़ी गई हैं, जो पहले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थी। इसके बीच मध्य प्रदेश को लेकर ये दावे किए गए कि वहां मई के महीने में पिछले साल से करीब 1,60,000 ज्यादा मौतें हुई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। सरकार ने अब खुद ही मान लिया 73%, 73% आंकड़ों में फिर बदल हुआ है। सरकार जो डाटा आंकड़ा पहले दे रही थी उसमें करीब 4,000 और ज्यादा एक दिन में सरकार ने मौत का आंकड़ा दिया। ये कब दिया? लगातार नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि सरकार के जो डाटा और आंकड़ा है वो फर्जी है। माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाई तो जांच कराया सरकार ने। इसी के आधार पर यह आरोप लगाया गया कि कोरोना से जितनी मौतें सरकार बता रही है उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई है। यह ऐसा मामला है जिस पर राजनीति भी खूब हो रही है। अबोध जनता की जान से खेल रहे हैं, उनके हाथ इनके खून से रंगे हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेदारी मुख्यमंत्रियों की बनती है। हम इसे धोखाधड़ी बोलें तो यह आपराधिक धोखाधड़ी। हम यह मांग करते हैं कि इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हम प्रधानमंत्री से यह मांग करते हैं कि एक निष्पक्ष न्यायिक जांच पूरे देश में हर राज्य में करवाई जाए कि कोविड से कितनी मौतें हुई हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यूपी, गुजरात, एमपी जैसे कई राज्यों में मौत के आंकड़े को छुपाया गया। इसीलिए सही आंकड़ा बताया जाना चाहिए और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
इसमें बैकलॉग के आंकड़ों पर सरकार ये सफाई दे रही है कि महामारी में रिकॉर्ड की गई मौतों में अंतर रहता ही है। केंद्र ने सभी राज्यों को सही डेटा जारी करने के लिए कहा है। आज तक ब्यूरो। अब आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखाते हैं। क्या कोरोना वैक्सीन में ऐसा कुछ है जो शरीर में चुंबक की तरह शक्ति बन जाता है? शहर शहर से आई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग अपने शरीर से लोहे की चीज चिपकाते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वैक्सीन लगाने के बाद ही ऐसा हो, पहले कभी हमने ट्राई नहीं की। क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से शरीर में चुंबक जैसी शक्ति आ जाती है? क्या कोरोना वैक्सीन लगवाने से शरीर से लोहे के सामान चिपकने लगते हैं? क्या कोरोना वैक्सीन में वाकई ऐसा कुछ है जिसे लेकर देश के कुछ शहरों से चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं? पीर मोबाइल सब चिप गया। ये एक अजीब सा है, डॉक्टर भी इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन दावों की पूरी तफ्तीश से पहले सिलसिलेवार ढंग से आप एक बार फिर उन तस्वीरों को देख लीजिए जिनके सामने आने के बाद लोग हैरान हैं। हैरानी की बात यह है क्योंकि शरीर से खाली चम्मच चिपक रहे हैं। शरीर से सिक्के और लोहे का सामान चिपक रहा है। और तो और मोबाइल और पेन ड्राइव जैसे उपकरण भी शरीर से चिपक रहे हैं। देश के 4-5 शहरों से वैक्सीन लगवाने के बाद इसी तरह की अजब गजब शक्ति के दावे किए जा रहे हैं। दावे अजीबोगरीब हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर कोई भी एक बारगी इन दावों को झुठला नहीं सकता। चमची, चाबी, मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप गया मेरा। चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी। मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। मैंने अपने बेटे बानू प्रताप सिंह को बोला, बेटे ट्राई करो, हो सकता है मेरे शरीर में भी ऐसे कोई मैग्नेटिक हो। तो बेटे ने अंदर से स्पून लाए तो मेरे शरीर पे लगाने लगे तो वो लगने लगे। 4 शहर कठुआ, नासिक, कोटा और सीकर तक से शरीर में ऐसी ही चुंबकीय शक्ति का दावा किया गया और चारों ही शख्स इस हैरत अंगेज बदलाव की वजह कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बता रहे हैं। दावा है कि कोरोना का टीका लगवाने के बाद इनके शरीर पर लोहे, स्टील और प्लास्टिक के सामान चिपकने लगे। मैग्नेट से लोहा चिपक सकता है, लेकिन लोगों के शरीर से स्टील और मोबाइल जैसी चीजें चिपकने के दावे हैरान कर रहे हैं। वैक्सीन लगने के कुछ दिन बाद से ही मेरे लोहे के सिक्के और पेन ड्राइव चिपकना शुरू हो गए हैं। 1 फीट लंबा ऐसा पतरे का टुकड़ा लिया, 2 इंच चौड़ा, तो उसको लगा के देखा, जहाँ इंजेक्शन लिया वहाँ तो वो चिपकने लगा। यही वजह है कि इन दावों का सच जानने के लिए आज तक उन लोगों तक पहुंचा जिनके शरीर से लोहे के सामान चुंबक की तरह चिपक रहे हैं। मौली नया नया फिटका लेकर आते हो रोज रोज। जब मौली मैं भी चेक कर देखूं दिखा चिपक गए तो मेरा थाली, प्याला सब चिप गया। चमची, चाबी, मोबाइल सब चिप गया, सिक्का भी चिप। सीकर के राजकुमार सोनी ने 16 मई को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। तब से अब तक उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एक वायरल वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने खुद पर इसकी आजमाइश की तो शरीर से लोहे के बने सामान चिपकता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार के शरीर से बर्तन चिपक गए और तो और मोबाइल भी उनके शरीर से चिपक गया। सीकर से सुशील कुमार जोशी, कोटा से संजय वर्मा के साथ सुदर्शन भार्गव, कठुआ, आज तक। और इस मामले में डॉक्टर्स की तरफ से वैज्ञानिक दलीलें सामने आई हैं। आईएमए महाराष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश बोनवे ने के मुताबिक पसीने और सरफेस टेंशन की वजह से शरीर से धातु की चीजें अक्सर चिपक जाती हैं। ये जो लोहे की समझो कोई कॉइन्स है या कोई वस्तुएं हैं जो उनके शरीर को चिपकती है, वो गीलेपन से, जैसे कि पसीने की एक परत अपने शरीर पर रहती है उस पर चिपक जाती है। जो कोई फ्लैट चीजें हैं, जो भी कोई चीज है वो चिपक सकती है। ये उसको सरफेस टेंशन से वो चिपकती है। इसमें कोई चुंबकीय शक्ति नहीं होती है, इसे कई बार पाया जाता है।